Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर अंडरस्टैंड किया था और उसमें हमने पॉपुलेशन मीन के डिफरेंट स्टेप्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप किया था। आज हम उसी लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने इससे पहले आपको ये बात शेयर की थी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हवाले से आपने क्लियर करते हुए अपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। ठीक है। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन्ड है वो क्या है कि आपको साइज दिया गया है 36 का, यानी आपको n की वैल्यू क्लियर हो गई, स्मॉल n, क्योंकि इससे पहले सैम्पलिंग में भी हमने पढ़ा था कि सैंपल साइज को हम स्मॉल n से डिनोट करते। नेक्स्ट क्या है, इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर आल्सो कंफर्म्ड। ठीक हो गया। नंबर 2 पर, इफ द मीन ऑफ सैंपल इज, यानी सैंपल जो सेलेक्ट किया गया था 36 वैल्यूज का, उसका मीन जो है 42.6 है, यानी x बार की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। सो तीन चीजें आपने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप माइंड के अंदर रखनी है कि स्मॉल n आपको गिवन है, आपको x बार की वैल्यू गिवन है, और इसके अलावा आपको सिग्मा स्क्वायर यानी 25 वेरिएंस की वैल्यू गिवन है। उसके बाद क्या कहा गया है कि टेस्ट द नल हाइपोथेसिस mu is greater than equals to 45 against the alternate hypothesis with mu is less than 45 with alpha। यानी आपने टेस्ट करना है इस सिचुएशन को। उन्होंने आपको नल हाइपोथेसिस भी बता दिया क्वेश्चन के अंदर, आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस की वैल्यू भी बता दी गई है। आमतौर पर जो है ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आपको सिंपल क्या करना है, एक सूटेबल टेस्ट स्टेटिस्टिक चूज करना है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने डिसाइड करना है अपना क्रिटिकल रीजन और आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज गिवन है और आपने सिंपल क्या करना है, अच्छे तरीके से उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। सो यहाँ पे एक चीज और माइंड के अंदर रखिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया था, तो उसमें नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू थी उसका होना बहुत जरूरी है। अगर वो वैल्यू नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो आपने उसको भी लोकेट करना है कि आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू कौन सी है। तो याद रखिए कि जब भी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखा जाता है तो उसके अगेंस्ट जो पॉपुलेशन पैरामीटर के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो म्यू नॉट यानी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होती है। सो यहाँ पर ये भी क्लियर है कि आपको म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 45 गिवन है। So this is your mu naught. So जब आप अपना टेस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यानी सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं, H नॉट। ये वही स्टेप्स हैं जो हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अबाउट द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को फॉलो करना है बहुत ध्यान से। सो देखिए H नॉट जो है वो चूंकि आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, इट इज म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, नंबर 1। उसके बाद ऑल्टरनेट जो उसके अगेंस्ट आमतौर पर हाइपोथेसिस होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू H1 एंड दैट इज म्यू इज लेस देन 45, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर करना है माइंड के अंदर कि छोटी छोटी चीजें मैंने रेड से जो हाईलाइट की हुई हैं ये आपके माइंड के अंदर हो। यही चीज आप अपने क्वेश्चन के ऊपर भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर इस तरह उसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं यानी अपना कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं,
तो उसमें आप ये काम ना करें, उसमें आप अलग से रफ वर्क में साइड पर लिख लें, आप उसको साइड पर लिख लें ताकि आपको याद रहे कि हमें ये चीजें गिवन थी। जिस तरह मैं यूं कर सकता हूं आपकी रिहर्सल के लिए कि मैं यहां लिख सकता हूं साइड पर n इज इक्वल टू 36, उसके बाद x बार की वैल्यू है 42.6 और इसके अलावा सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 25 एंड देन म्यू नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 45। सो ये वैल्यूज जो है वो कंफर्म है। इसके अलावा हम जो है बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा को डिसाइड करना है। याद रखिए कि अगर आपको अल्फा जिस तरह यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है तो आप इजीली यहां पर सेकंड स्टेप अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 लिख देंगे। लेकिन अगर किसी तरह क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो, याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्लियरली मेंशन्ड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अल्फा को 5% कंसिडर करेंगे, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारे लिए एक सूटेबल इंटरवल होता है जिसमें हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को सपोज कर सकते हैं। सो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन थी तो हमने यहां पुटअप कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मुलेशन या चूजिंग ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक है। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक कैसे चूज करेंगे जरा गौर से देखिए कि हमने जो हमने इससे पहले लेक्चर लिया था उसमें भी हमने इस चीज को देखा था कि सैंपल साइज को इग्नोर करते हैं अगर आपको पॉपुलेशन के हवाले से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन हो। तो चूंकि यहां पर हमें वेरिएंस गिवन है इसलिए इस सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। सो सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई तो हमें ये याद रखना है कि जब भी सिग्मा नोन है या वेरिएंस नोन है तो हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा वो होगा जी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। जी हमने 2 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए और थर्ड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं और वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा क्या होगा इस सिचुएशन में, टेस्ट स्टैटिस्टिक और वो है z एंड दैट इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। तो देखिए हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को यहां पर लिख लिया है। हमने अब क्या करना है कि सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर देनी है। सो x बार की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो तो हमने पिछले बोर्ड पे देखा था 42.6, म्यू नॉट की वैल्यू थी 45 और डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि 25 दी हुई थी तो हमने उसको 5 कर लिया। सो 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी हमने सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, पुटअप कर ली हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग भी कैलकुलेटर निकालिए और इसको वेरीफाई करें मेरे साथ। 1 बाय 1 आपने एक एक स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। आपका आंसर जो जनरेट होगा कि 42.6 में से 45 माइनस करेंगे, फिर हमने इस फैक्टर से डिवाइड कर देना है, यानी 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 36 जो ये फैक्टर आएगा उसको आपने इसके सब्ट्रैक्शन में से जो सब्ट्रैक्शन आएगी उसको डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज -2.88। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z। और जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है क्रिटिकल रीजन। सो क्रिटिकल रीजन को भी आपने माइंड के अंदर रखना है। क्रिटिकल रीजन, और ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हुए हैं कि क्रिटिकल रीजन को किस तरह हम जो है वो चूज करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल रीजन्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिजेक्ट H नॉट इफ Z is less than Z अल्फा। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे जिन्होंने रेगुलरली लेक्चर्स नहीं लिए और अच्छे तरीके से रेगुलर स्टडीज नहीं करते घर पर, वो उनके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजन है। तो मैं उनको याद दिला देता हूँ
कि हमने लास्ट लेक्चर में ये बहुत अच्छे तरीके से 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल रीजन को किस तरह डिसाइड किया जाएगा। तो मैं एक दफा एक सेंटेंस में दोबारा बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्रिटिकल रीजन का साइन जो है वो H1 का साइन डिसाइड करता है। जो भी H1 का साइन होगा वही जो है साइन आपका क्रिटिकल रीजन का भी होगा। और लेफ्ट साइड पर जो Z है दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू एंड Z अल्फा इज योर टेबुलर वैल्यू। ये वही टेबुलर वैल्यू है जो हमने एस्टिमेशन में भी हमने फाइंड की थी और इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके अंदर भी हमने डिफरेंट Z की वैल्यूज टेबल से फाइंड की थी। सो यहां पर हम टेबल को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जस्ट उसकी कैलकुलेटेड जो टेबुलर वैल्यू हमें टेबल में अवेलेबल है उसको यहां पुटअप करेंगे। और यहां से देखिए क्योंकि Z आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है और Z अल्फा को आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। Z अल्फा का मतलब है Z.05 और Z.05 को जब आप टेबल में देखते हैं तो उसका आंसर आता है -1.645। ठीक होगी बात। सो अब आपने इसको बिल्कुल माइंड के अंदर रखते हुए कंपैरिजन करना है। देखिए आपके Z की वैल्यू क्या आई है -2.88, ठीक है, और जो आपका टेबुलर वैल्यू है वो है -1.645, ठीक है। अब आप कंक्लूजन यहां पर लिखेंगे कि आपने इस पूरे टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर क्या कंक्लूड किया है, क्या रिजल्ट निकला है आपका, ठीक है। जरा गौर से देखिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.88 और जो आपने टेबुलर वैल्यू ली है वो है -1.645, ठीक है। एज आप लिखिए -2.88 इज लेस देन -1.645। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी एक्चुअली उसका जो एग्जिस्टेंस है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। सो -2 जो है वो लेस देन है -1 से, तो ये होल्ड कर गई सिचुएशन। सो अगर ये सिचुएशन होल्ड कर रही है तो दैट इज हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि Z इज लेस देन Z अल्फा। और अगर ये सिचुएशन होल्ड कर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, कि हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। सो यहां लिखेंगे हम सो वी रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट। सिर्फ H0 को रिजेक्ट करना काफी नहीं है या उसको एक्सेप्ट करना काफी नहीं है, आपने अपना कंक्लूजन, अपना फाइनल डिसीजन भी बताना है। सो वी रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट। क्या कंक्लूड करने लगे आप कि जब H0 को रिजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपके H1 की क्या वैल्यू थी जो इससे पहले बोर्ड पर भी आपने देखी है, और वो वैल्यू थी दैट म्यू एस लेस देन 45, ठीक है। यानी आपके पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो 45 से कम है। ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब H0 को रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें H1 को एक्सेप्ट करना होता है, और H1 को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लाजमी यहां पर मेंशन करनी है। सो स्ट्रक्चर को देखिए, सेम स्ट्रक्चर। आज के इस क्वेश्चन के बाद आपने ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि जो स्टेप्स हमने यहां पर कंप्लीट किए हैं 110% जो है वो आपको यही स्टेप्स जो है वो हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने माइंड के अंदर रखना है। 8 ड्राई सेल्स वर टेकन फ्रॉम द स्टोर। आप याद रखें, सिचुएशन को भी आपने विजुअलाइज करना है। एक स्टोर है जहां पर सेल्स को स्टोर किया गया है और उसमें से 8 ड्राई सेल्स को चूज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि साइट पर बेशक आप अपनी इंफॉर्मेशन को पुट अप कर सकते हैं कि n की वैल्यू आपको 8 दी गई है, 8 सेल्स को ड्रॉ किया गया। एंड वोल्टेज टेस्ट गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स,
यानी 8 सेल्स जो है वो चूज किए गए और उनको टेस्ट किया गया है उनकी वोल्टेज को। तो आपके पास 1.52, 1.53, 1.49, 1.48, 1.47, 1.49 और 1.51 के बाद 1.48 वोल्ट जो है वो उसकी वोल्टेजेस को नोट कर लिया गया। अब द मीन वोल्टेज ऑफ द सेल्स व्हेन स्टोर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब स्टोर किया गया था सेल्स को तो आपको कितने सेल्स से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि कितने सेल्स से जिनको स्टोर किया गया, इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है। इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन, ठीक है। और यही आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू भी है। बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि ये जो ओवरऑल बात हो रही है, मीन वोल्टेज ऑफ द सेल्स व्हेन स्टोर्ड वाज 1.51 वोल्ट, ये आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। और इसी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के हवाले से हम जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि आपको माइंड के अंदर होना चाहिए, इसको हम कहेंगे म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.51। ठीक हो गया। उसके बाद अज्यूमिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड एट 0.02 वोल्ट्स, इसका मतलब है कि सिग्मा की वैल्यू आपको 0.02 भी मेंशन्ड है। Is there reason to believe that cells have deteriorated? अब इस जुमले का मतलब क्या है, ये जरा गौर से देखिए। डिटोरिएटेड का मतलब क्या होता है कि आपने ये चेक करना है क्या सेल्स की जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। सो क्या सेल्स की वोल्टेज कम हो गई है, कैसे, यानी ये सेंटेंस आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये चीज चेक करनी है। कहां से चेक होगी? ऑब्वियसली सैंपल की इंफॉर्मेशन हमें ये डिसाइड करेगी। सो सैंपल की इंफॉर्मेशन क्या है, जरा गौर से देखिए कि 1.51 से लेकर ये आपको वो डिफरेंट वैल्यूज दी है। क्या इन वैल्यूज से को देखकर ये लगता है कि सेल्स की जो वोल्टेज है वो कम हो गई है? सो यहां पर आपको अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस खुद से जनरेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा चूज करेंगे। देखिए ये बात ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हुई है कि आपको सिग्मा की वैल्यू 0.02 गिवन है। इसका मतलब है सिग्मा की प्रेजेंस के अंदर आपके सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हालांकि ये साइज जो है वो लेस देन 30 है, लेकिन चूंकि साइज की इंपॉर्टेंस नहीं है सिग्मा की प्रेजेंस में, इसलिए हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जनरेशन होती है। जरा गौर से देखिए, सेल्स हैव डिटोरिएटेड का मतलब है कि सेल्स की वोल्टेज कम हो गई है। अब कम होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है उसको हम H1 में रखेंगे। सो H1 की वैल्यू जो है वो उस हिसाब से डिसाइड होती है। तो आप देखें कि कम होने का मतलब ये है कि आप लिखेंगे म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। यानी आपकी जो पॉपुलेशन मीन जो निकल रहा है उससे वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और वो म्यू नॉट की वैल्यू चूंकि आपको गिवन है तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज म्यू इज लेस देन 1.51, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने बना लिया तो जब नल हाइपोथेसिस लिखेंगे दैट वुड बी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.51 और इसकी जो एक्चुअल आउटलुक बनती है दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट। सो ये जो मैंने रेड में लिखा है इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सिंपल मैंने ये बात आपको यहां पर इसलिए शेयर की है कि आपको इसकी आउटलुक जो है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के हवाले से याद रहे, ठीक है। सो आपने H0 और H1 डिसाइड कर लिया। उसके बाद अल्फा, अब जरा गौर से देखिए क्वेश्चन के अंदर अल्फा मेंशन्ड नहीं है और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात शेयर की थी कि अगर अल्फा मेंशन ना हो तो उसको 5% लेंगे और 5% का मतलब ये है कि आपको वो वैल्यू 0.05 मिलेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका
टेस्ट स्टेटिस्टिक जो कि हम डिसाइड कर चुके हुए हैं वो z है, दैट इज x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अब जरा गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है, आपको n की वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको x बार की वैल्यू मेंशन नहीं है। सो x बार की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सैंपल की वैल्यूज आपको गिवन है उसमें आप उसको यूज करेंगे और x बार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर निकालिए और मेरे साथ इसको वेरीफाई कर लें कि इसका आंसर क्या आएगा। सो आई हैव 8 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सबको सम करेंगे 1.52। बहुत ध्यान से आपने एक एक वैल्यू को कंसिडर करना है। 1.53 प्लस 1.49 प्लस 1.48 प्लस 1.47 प्लस 1.49 प्लस 1.51 प्लस 1.48। इस तरह 8 वैल्यूज को प्लस कर लिया है और इसको डिवाइड करेंगे हम 8 पर। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1.3114 और इसको माइनस करना है किससे, आपने म्यू नॉट की वैल्यू से, दैट इज 1.51 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या है जी 0.02 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8। जी हमने वैल्यूज को पुटअप कर दिया है, सारी वैल्यूज पुटअप हो गई हैं, एक्स बार की भी, म्यू नॉट की भी, सिग्मा की भी और एन की भी। अब क्या करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे और जब कैलकुलेशंस आप देखेंगे हम सबसे पहले 1.3114 को माइनस करेंगे 1.51 में से और जो आंसर आएगा उसको इस पूरे फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर बिल्टअप हो रहा है दैट इज -28.0863। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज क्रिटिकल रीजन जिसको हमने CR कहा था एंड CR इज रिजेक्ट H नॉट इफ Z इज लेस देन Z अल्फा। देखिए ये लेस देन क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन है वो है लेस देन। सो ये लेफ्ट साइड वाला Z कैलकुलेटेड है, वो हमने काम कर लिया हुआ है। अब Z अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। Z अल्फा इज इक्वल टू Z.05 एंड दैट इज -1.645। बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इस इंफॉर्मेशन को देखकर अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। जी हमने फाइंड कर लिया हुआ है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी Z की दैट इज -28.0683 और जो टेबुलर वैल्यू है Z अल्फा की दैट इज -1.645। अब कंक्लूजन को हम ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन एज -28.0683 is less than -1.645, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव साइड पर बढ़ती है एक्चुअली वो छोटी होती चली जाती है। सो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता चल चुका है कि -28 इज लेस देन -1.45645 और इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज Z इज लेस देन Z अल्फा। सो ये हमारे पास सिचुएशन होल्ड कर गई है। सो जब सिचुएशन ये होल्ड कर गई है तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, सो वी रिजेक्ट H नॉट एंड कंक्लूड दैट म्यू इज, जो कि हमने चूंकि H नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया तो हमने H1 को एक्सेप्ट किया है, तो H1 का जो भी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है उसके मुताबिक आप लिखेंगे म्यू इज लेस देन 1.51। यानी इसका मतलब ये है कि आपके जो सेल्स
स्टोर किए गए थे उनकी वैल्यू 1.51 थी, लेकिन स्टोर करने के बाद कुछ अरसे के बाद दोबारा आपने जब उनके सेल्स को बाहर निकाला और टेस्ट किया तो उनकी जो वोल्टेजेस थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। यानी 1.51 पॉपुलेशन का आपके पास मीन था, लेकिन जब आपने सैंपल को देखा और वहां से उसकी टेस्टिंग की एक सैंपल के थ्रू, तो हमें यह पता चल गया कि आपकी वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो चुकी हुई है। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि इसी तरह के मिलते जुलते स्टेप्स जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।